मुझे जीतना होगा और मधुसूदन की सारी खुशियां छीननी होंगी। मुझे जीतना होगा। नमस्कार, सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। यूपी के सुल्तानपुर शहर में 2 महीने बाद स्थानीय चुनाव होने वाले थे और सीधा मुकाबला था शमशेर सिंह और मधुसूदन श्रीवास्तव का। पिछले 15 सालों से शमशेर लगातार जीत रहे थे और जिस शाम उनकी मौत हुई वो अपने घर की छत पर टहल रहे थे। उनकी मौत की वजह कुछ साफ नहीं हो पा रही थी। यकीनन वो अपने इलाके की काफी बड़ी हस्ती थे और ऐसे में उनके दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिलहाल इस मौत को एक हादसा माना जा रहा था। पर सच क्या था? क्या उनकी मौत सचमुच एक हादसा थी या फिर कोई साजिश? आइए इस सच को जानने के लिए पिछले 1 महीने की घटनाओं पर नजर डालते हैं। सब लाल वाली हैं? अभी काटते देखो तुम। अरे बेटे काटो! क्या मस्त पतंग काटी आपने भैया। दत्त तेरे की ये शंभू है ना, इससे पतंग में जीतना ही मुश्किल है। ऐसा कैंची डालता है कि सबकी पतंग काट देता है। ये शंभू का गुणगान करना बंद कर। लाओ बे चरखा दो, हम दिखाते हैं कैंची कैसे डालते हैं। अबे ओ पतंग काटेंगे तुम्हारी, तैयार हो जाओ, बता रहे हैं। यही लो आ गया मधुसूदन का भतीजा। वे सपने देख रहा है हमसे पेच में जीतेगा ये। बेटा आसमान के राजा हैं हम। तो यही है गलती ना तुम्हारे चाचा भी कर रहे हैं। हमारे भैया जी से जीतेंगे वो इलेक्शन। बेटा पतंग पे ध्यान दो, पतंग पे कटने वाले तुम्हारे। हाँ बे देखे तो का। हाँ बता लेते तुम्हें काटेंगे। एक बेच में जीत के ना ज्यादा सपने ना सजाओ। मिलना चुनाव मैदान में, मुंह की खाओगे समझे? अच्छा पकड़ो बे। ऐसा है बेटा, आज तक हम ही जीतते आए हैं और हमेशा हम ही जीतेंगे। बोल देना अपने भैया जी को। समझ गए? कुर्सी कल भी हमारी थी और हमेशा हमारी ही रहेगी। अगर कोई आंख उठी तो वो आंख फूटेगी और अगर कोई पैर बढ़ा पैर काट देंगे, बता रहे हैं। तोड़ो ना पैर, देखते हैं हम भी तुमको। जाओ आ गए तुम्हारे बाप। अबे चल बे चल, चुप कर। जी भैया जी नमस्ते। अभी क्या चल रहा है? अरे भैया जी कुछ नहीं। अरे एक पेचे में कहा हराई दिए, अपने आप को बहुत ज्यादा तुरम खा समझ रहे हैं। बहुत गर्मी खा रहे हैं भैया जी, नाप सनाप बक रहे हैं। तो भैया आप कहे ना भी टांग तोड़ देंगे इनकी। शंभू, तुम्हारी वफादारी पे मुझे कोई शक नहीं, लेकिन ये राजनीतिक जंग है। हाथ पांव से नहीं लड़ी जाती, दिमाग से लड़ी जाती है। एक बार इलेक्शन जीतने दो, उसके बाद उसके ऊपर और उसके चाचा के ऊपर जितने भ्रष्टाचार के केस है ना, सब खुलवा देंगे। अरे भैया जी तब तक क्या करें, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और उनको कुछ भी करने दें? कुत्तों का काम है भौंकना और हाथी का काम है चलना। बैठो, इलेक्शन के बारे में कुछ बातें करनी है। जी भैया जी। हाँ, उसके पोस्टर के ऊपर अपना पोस्टर लगा दो। पेट से हुई तो क्या हुआ? हमारी खूबसूरती कम हो गई है का, जो आजकल हमसे मिलने नहीं आते? अरे नहीं बाबा, ऐसी कोनो बात नहीं है। अरे बल्कि हम खुद तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम तो जानती हो ना
ये इलेक्शन का वक्त चल रहा है, ऑफिस में कितना काम है, और फिर सारे कार्यकर्ता जो हैं एक दूसरे पे नजर गड़ाए बैठे हैं। सही बताएं ना, अगर हम वहाँ से गायब होंगे तो हो सकता है हमारे पे शक भी हो जाए। अरे भैया जी की परवाह तो एक बार को हम ना भी करें, लेकिन वो मधुसूदन के आदमी, अरे वो तो हमारे ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं कि हम एक को गलती करें और वो पकड़ लें, फिर कितनी बदनामी होगी। देखो, मैं कुछ नहीं जानती, कोई तरीका तो होगा जिससे तुम अक्सर यहाँ पर आ जा सको। सोचो ना। ठीक है, हम सोचते हैं, हमें थोड़ा वक्त दो, ठीक है? हम जरूर कोई ना कोई तरीका निकालेंगे। आओ अंदर ठीक आराम है, से। चल। जन के प्रिय आप सभी के कर्मठ और जुझारू नेता माननीय श्री शमशेर सिंह जी को उनके चुनाव चिन्ह पतंग पर वोट लगा के उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। पतंग उड़े आकाश में, पतंग उड़े आकाश में, पतंग उड़े आकाश में, पतंग उड़े आकाश में। क्या हुआ? ये इलेक्शन हमें जीतना है, कैसे भी, किसी भी कीमत पर। बोलो बेटे, क्या हुआ? चाचा जी, वो इंस्पेक्टर पाठक ऑफिस आया था। अरे उस शमशेरवा की प्रचार वाली पार्टी पर जो हमला हुआ है ना, उसी सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। ये शमशेर बहुत अच्छी तरह से जानता है कि वो हमला हमने नहीं करवाया, लेकिन फिर भी हम पर इल्जाम लगा रहा है ताकि उसकी पार्टी लोगों पर अपनी पकड़ बना सके। सब समझता हूं मैं, चाल है उसकी। चलो देखते हैं पाठक क्या बोलता है। आओ। चाचा जी, हम भी चलें आपके साथ? हाँ, आ जाओ। अच्छा चाचा जी, प्रणाम। असीम जी चाचा जी। इस बार कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए पिछली बार की तरह। जी। हाई कमान की नजर है हम पर, छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। और अगर उनकी नजर में ना आए तो? मतलब? वक्त आने पर आपको बताएंगे। आओ। शमशेर जी, मधुसूदन जी, आप लोग इस प्रदेश के दिग्गज नेता हैं और इस बार के इलेक्शन में किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो। देखिए, मेरे ऊपर से बहुत प्रेशर डाला जा रहा है कि इस बार के इलेक्शन में किसी तरह का कोई दंगा फसाद ना होने पाए, और अगर मेरे कानों में ऐसी कोई भी बात पहुंचती है तो मैं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। और एक बात आप लोग भी समझ लीजिए कि नेताजी वो पुराने दिन लद गए जब जोर जबरदस्ती से इलेक्शन जीते जाते थे। आज की जनता कोई फसाद नहीं चाहती। हम सब समझते हैं थानेदार साहब, इनकी जीप पर हमने हमला नहीं करवाया। ये सब परपंच है इनके और इनके कार्यकर्ताओं का, हमें और हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए। इस बार तो हम चुप हैं। इनके कार्यकर्ताओं ने अगर शांति बनाए रखी तो हम भी अपना काम बहुत शांति से करेंगे, लेकिन अगर इन्होंने हमें छेड़ा। बस 900 चूहे खाए बिलैया हज को चली। पाठक जी, हमारी गाड़ी पर हमला इन्होंने ही करवाया था, और आप कैसे भोले बनकर हर चीज से पल्ला झाड़ रहे हैं। सफेद झूठ और सिर्फ सफेद झूठ बोल रहे हैं। हम पर इल्जाम लगाने से पहले सोच लो एक बार। मधुसूदन जी, शमशेर जी, आप लोग प्लीज एक दूसरे पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए और मुझे मजबूर मत कीजिए कि आप लोगों की रिपोर्ट मैं ऊपर भेजूं और फिर आप दोनों के लिए। ठीक है, आप कहते हैं तो मान जाते, लेकिन मधुसूदन जी, अब जो कुछ भी करें सावधानी से करें, क्योंकि हर बार का जवाब देना जानते हैं हम। अरे हाँ हाँ, कर लेना जो करना है। देखिए, तहजीब तो देखिए। प्लीज भगवान, ये मेरा ट्रांसफर ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है? हर वक्त ये दोनों सांप और छुछुंदर की तरह एक दूसरे की गर्दन नापने में लगे रहते हैं। मुझे नहीं लगता इलेक्शन से पहले आपका ट्रांसफर हो पाएगा सर। तुझे क्या लगता है ये मेरे घर वालों को परेशान कर सकता है?
अरे भैया जी आप जानते नहीं हैं उन्हें। अरे भैया जी आप सबको ना अपनी तरह मान मर्यादा वाला मत समझा कीजिए। आप तो रहेंगे अपने दायरे में, लेकिन इनका क्या भरोसा। और अगर इतने ही शरीफ होते तो 15 साल से एमएलए नहीं बन रहे होते ये लोग। आपको नीचे दिखाने के चक्कर में ये किसी भी हद तक जा सकते हैं भैया जी। और फिर भौजी भी घर पे अकेली रहती हैं, कहा पता कल को कुछ ऊंच नीच कर दे फिर। शंभू जी भैया जी। इधर आओ। जी भैया जी। जब तक इलेक्शन का काम खत्म नहीं हो जाता तू मेरे घर पे रुकेगा और अपनी भाभी को हर खतरे से दूर रखेगा। अरे भैया जी कैसी बातें कर रहे हैं आप। अरे भौजाई के पास कौन और को छोड़ दीजिए, इलेक्शन का इतना काम है, हम नहीं होंगे तो। पार्टी में और भी लोग हैं, इलेक्शन का काम मैं उन्हें भी सौंप सकता हूँ, लेकिन करुणा की हिफाजत का काम भरोसा तुम्हारे सिवा मैं और किसी पे नहीं कर सकता। ठीक है भैया जी, जैसा आप ठीक समझें। अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद शमशेर ने हाल ही में बस 1 साल पहले करुणा से शादी की थी। करुणा खूबसूरत थी और शमशेर से उम्र में काफी कम भी थी। शमशेर बेहद खुश थे कि करुणा उनके पहले बच्चे की मां बनने वाली थी और इसीलिए चुनावी गर्मी के बीच धमकियों के चलते शमशेर अपने होने वाले बच्चे और पत्नी के लिए काफी फिक्रमंद थे। लेकिन शमशेर इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी पत्नी करुणा और उनके पार्टी वर्कर शंभू के बीच कुछ और ही खेल चल रहा था। अब देखना यह था कि चुनाव और जिंदगी की बिसात पर कब कौन क्या चाल चलता है। फिलहाल शंभू की चाल काम कर गई थी। तुम और यहाँ, अगर उनको पता चल गया तो? अरे उनको किनको, तुम्हारे उन्होंने भेजा है मैं यहाँ तुम्हारे लिए। मतलब हम बाद में समझाते हैं। ये हमारा ही है ना? हाँ, तुम्हारा ही है। उनको सत्ता से फुर्सत कहाँ है जो हमारी तरफ देखें भी। एक बात बताएं, जब तुम्हें उनके साथ देखते हैं ना तो खून खोलने लगता है हमारा। दिल करता है कि शंभू, ये तो बताओ कि हम इस तरह से छुप छुप कर कब तक मिलते रहेंगे? अभी हम ये तो नहीं बता सकते, लेकिन सही वक्त आने पे हम तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाएंगे कि शमशेर तो क्या, उसकी याद भी वहाँ नहीं पहुँच पाएगी। बस हम पे विश्वास रखो। वहाँ हम अपनी एक अपनी नई दुनिया बसाएंगे, जहाँ सिर्फ तुम, हम और हमारा ये बच्चा होगा। हमको तुम पर पूरा भरोसा है शंभू। तुम्हारा भरोसा तोड़ेंगे नहीं हम। पर ये तो बताओ, तुमने ये सब किया कैसे? हमारा मतलब है कि उन्होंने तुम्हें यहाँ कैसे भेज दिया? अरे तुम्हारी सुरक्षा के लिए। अरे हमने उनसे ये मानने पे मजबूर कर दिया कि इस समय तुम्हारी हिफाजत की सबसे ज्यादा जरूरत है तो उस शमशेर ने मुझे फंसाया है, उसका बदला चाहिए मुझे। उसे तड़पाना है, रुलाना है, मेरे सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता हूं उसे मैं। ऐसा ही होगा चाचा जी, ऐसा ही होगा। हमें इलेक्शन जीतना है बस, और उसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। उसके बाद उस 2 कौड़ी के नौकर शंभू और उसके मालिक शमशेर को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। क्या कर रहे हो? अब बस भी करो। अब हमें मना करोगी तुम? हमें मना करोगी? हैं? हमें मना करोगी? करुणा जाओ। करुणा, ले लो। क्या है इसमें? हाँ, रख लो, इलेक्शन में काम आएंगे।
इतना पैसा? ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार इलेक्शन जीत जाने दो, उसके बाद ये घर पैसों से भर दूंगा। हर बिल, हर टेंडर पर मेरा सिग्नेचर होगा, वरना पास नहीं होगा। और हर सिग्नेचर पर मेरा कमीशन लाखों। पर ये भी बहुत है। बहुत कहाँ है, बल्कि बहुत दिनों से हमने अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी बीवी को प्यार ही नहीं किया। हाँ, आई लव यू। मधुसूदन को ऐसा सबक सिखाना है, जिंदगी भर याद रखेगा। उसको उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। ये सब उसी का करा धरा है। वैसे पैसे कितने? 50,000। 50,000। ठीक है, मैं छानबीन करता हूँ, लेकिन आप तो जानते हैं कि इस तरह कैश पैसों के साथ किसी को पकड़ना बड़ा मुश्किल, और वो भी सिर्फ शक के बिना पर। ओ, हमका आप देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करूंगा, चाहे वो जो कोई भी। क्या मतलब ये है इंस्पेक्टर कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? नहीं, देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि किसी के पास अगर इतने कैश पैसे मिलते भी हैं तो हम उससे क्या पूछ सकते हैं, कितने पैसे तुम्हारे पास आए कहां से? सुनो, उस अटैची में कितने पैसे होंगे? 7 लाख रुपए। 7 लाख? लेकिन भैया जी, पुलिस वालों को सच नहीं बता सकते। देखो, हमको तो बहुत डर लग रहा है। वो बहुत गुस्सा में थे, कहीं कुछ कर दिए तो। अरे हम कह रहे हैं ना, तुम चिंता मत करो, हम हैं तुम्हारी हिफाजत के लिए। शंभू, 7 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, और अब तो हम तुमसे दूर भी नहीं रह सकते ना, तो हम कहीं भाग चलते हैं, किसी बड़े शहर में जाएंगे। अरे सुनो हमारी बात, 7 लाख रुपए कब खत्म हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, और वैसे भी हमारा बच्चा भी होने वाला है। तुम थोड़ा धीरज धरो, जरूर कोई ना कोई मौका मिलेगा हमें थोड़ा सोचने दो। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि भैया जी हमें ढूंढ ना पाए। अगर गलती से उन्हें पता चल गया हमारा, तो पाताल तक भी जाएंगे हमें खोजने के लिए, और मार डालेंगे। ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मधुसूदन जी, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शमशेर सिंह जी का कहना है कि उनके पैसे या तो आपने चुराए हैं या फिर आपके कहने पर चोरी हुए हैं। मुझे ना चाहते हुए भी FIR लिखनी ही पड़ेगी। मजाक समझ रखा है क्या? एक मामूली से 50,000 के लिए मेरा नाम घसीट रहा वो? ये सब इलेक्शन में मुझे बदनाम करने की साजिश है और कुछ नहीं। भिखारी हूं क्या मैं कि 50,000 जैसे मामूली रकम उसके घर से चुराऊंगा मैं? रोज का लाखों रुपए का कारोबार है मेरा, रोज का। सर, मैं समझ सकता हूं, लेकिन यह मामला सुलझाने के लिए कम से कम आपको मेरे साथ थाने तो चलना ही पड़ेगा। मैं आपका बाहर वेट कर रहा हूं, प्लीज। उन लोगों की वजह से आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है। भरोसा रखिए हम पर, आपके इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। आप बस देखते जाइए, मौका मिलते ही
मधुसूदन श्रीवास्तव और शमशेर सिंह की रंजिश अब हदें पार कर रही थी। पावर और पैसे का नशा होता ही ऐसा है कि उसके मुकाबले इंसान की जिंदगी सस्ती पड़ जाती है। तो अब इस खेल में क्या होने वाला था जहां हर किसी की जिंदगी दांव पर लगी थी। शमशेर सिंह के खिलाफ उनके घर में भी साजिश रची जा रही थी और बाहर भी। आने वाला हर पल किसी अनहोनी घटना का अंदेशा दे रहा था। मुझे जीतना होगा और मधुसूदन की सारी खुशियां छीननी होंगी। मुझे जीतना होगा। शमशेर सिंह की मौत की वजह थी गले का गहराई से काटा जाना। जिन हालातों में उनकी मौत हुई थी उससे हत्या का शक तो लाजमी था, पर यह हत्या सीधे तौर पर लग नहीं रही थी। लेकिन अगर यह हत्या थी तो उसका कारण या तो राजनीति की रंजिश था या फिर शंभू का शमशेर की पत्नी के साथ अवैध संबंधों का अंजाम। आखिर सच क्या था? अब इसका पता पुलिस इंस्पेक्टर पाठक को लगाना था। बहुत ही सफाई और पेशेवर तरीके से काटा गया है गले को। आसपास लड़ाई झगड़े या संघर्ष का भी कोई निशान नहीं। त्रिपाठी ये जिस किसी का भी काम है, शमशेर सिंह उसे अच्छे से जानता था। हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो भाई अब तैयार हो जाओ। इस केस को सॉल्व करने के लिए ऊपर से हमें बहुत प्रेशर आ सकता है। नीचे जो कोई भी है उन सबका बयान लो, और जिसने इस लाश को सबसे पहले देखा है उसे मेरे पास भेजो। जी सर। तो तुम छत पर जब आए तो उस वक्त तुम्हारे साहब की लाश पड़ी हुई थी। हाँ साहब। खून 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 उमर, खून खून। अरे बुला पुलिस को। उमर साहब, मैं वहाँ काम कर रहा था। क्या हुआ? पता नहीं साहब को कौन मार दिया। उस वक्त तुमको कोई और आदमी दिखाई दिया जिसे तुम पहचानते हो या तुम्हारे लिए अनजाना हो? नहीं साहब। तो मैडम आप उस वक्त अपने कमरे में थी। 5 लोगों से पूछने के बाद आपको तसल्ली नहीं हुई, जो मुझसे बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं। देखिए, उस समय घर पे और भी कार्यकर्ता थे। देखिए मैडम, इस वक्त मैं ड्यूटी पे हूँ और ये एक कत्ल का मामला है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी दिल से यही चाहती होंगी कि आपके पति का कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाए। वैसे आपके किसी भी नौकर ने उस वक्त छत पर किसी को जाते हुए नहीं देखा, तो क्या कोई उस वक्त बाहर से आया था? नहीं, अगर कोई बाहर से आता तो घंटी बजती, मुझे सुनाई देती, घर में और लोगों को सुनाई पड़ती। नहीं। छत पर जाने का कोई दूसरा रास्ता? नहीं। शमशेर जी की किसी से कोई खास दुश्मनी थी? दुश्मनी? हाँ, जब से प्रचार शुरू हुआ है काले नाग की तरह उन पर फुनकार रहा था। धमकी पे धमकी दिए जा रहा था वो मधुसूदन। अब जाके उससे क्यों नहीं पूछते कि क्यों मारा उसने मेरे पति को? क्यों मारा? अरे इंस्पेक्टर साहब, भाभी जी सही है कह रही हैं। अरे कितनी बार वो भैया जी को मधुसूदन और उसका वो भांजा वो धमकी दे चुके हैं। सफेद झूठ और सिर्फ सफेद झूठ बोल रहे हैं। हम पर इल्जाम लगाने से पहले सोच लो एक बार। अच्छा, पहले चोरी और अब खून का इल्जाम लिए चले आए मेरे पास। कुछ और है तो बोल दो, बोल दो। मैं गद्दार हूँ, देशद्रोही हूँ, क्या कहते हो? क्या कहते हो? हाँ, स्मगलिंग भी करता हूँ। बोलो। देखो इंस्पेक्टर, पहले जाकर सबूत लाओ, उसके बाद यहाँ आकर पूछताछ कीजिएगा। बता रहे हैं मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, और ये बात आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि आप लोग अक्सर उनको धमकी दिया करते थे। अरे उन लोगों ने हमें धमकी दी, हमने उन्हें दी, हिसाब बराबर। अगर तुम ये कहना चाह रहे हो कि सिर्फ धमकी देने से ही किसी का कत्ल कर देना साबित हो जाता है, तो इस हिसाब से तो आधे से ज्यादा शहर एक दूसरे का कत्ल कर चुका है भाई। जाइए पहले उन्हें पकड़िए। बात कर रहे हैं, कानून झाड़ रहे हैं। वैसे जितना हमें सुनने में आया है, माननीय स्वर्गीय शमशेर सिंह जी अपनी छत पर मारे गए हैं। उस समय उनके घर पर काफी लोग मौजूद थे,
तो आप उनकी धर्म पत्नी करुणा और उनके प्रमुख चेले शंभू से जाकर पूछताछ काहे नहीं करते कि किसने किया शमशेर सिंह जी का कत्ल हैं? अरे काहे हमारी खोपड़ियां खराब कर रहे हैं? जाइए और अपना काम कीजिए। चलिए चलिए, अरे जाइए। छत पे उस वक्त शमशेर जी के साथ कोई नहीं था और नीचे से भी कोई चल के छत पे नहीं आया, वरना नीचे इतने सारे लोग थे। किसी एक कार्यकर्ता ने जरूर देखा होता हत्यारे को। और छत पर आने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है इस ड्रेन पाइप के अलावा। शाम का वक्त था, नीचे काफी सारे लोग आते जाते होंगे। ऐसी हालत में हत्यारा ड्रेन पाइप से चढ़ने का रिस्क क्यों लेगा? अब ये सारा मामला पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो डॉक्टर साहब कुछ पता चला ये कत्ल कैसे हुआ है? सर मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हत्या का कोई हथियार ही नहीं था। इस तरह के कांच का ऑर्डर और गोंद तो सिर्फ पतंग उड़ाने वाले मांझे में ही इस्तेमाल किया जाता है। पतंग उड़ाने वाले मांझे में? इससे पहले कि हम इसे एक्सीडेंट घोषित कर दें, ये मांझे से मौत का क्या चक्कर है? हाँ भाई, अब समझना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर ये किसी का चक्कर है तो बहुत शातिर खिलाड़ी है। शुक्रिया। ओके। नायलॉन के धागे से बना चाइनीज मांझा बेहद ही मजबूत और खतरनाक था। पेच लड़ाने में पतंग को काटने से ज्यादा चाइनीज मांझा उससे होने वाली दुर्घटनाओं के लिए बदनाम था। आए दिन उससे होने वाली दुर्घटनाएं सामने आती थी। कभी किसी का हाथ कट जाना, कभी किसी की उंगलियां, तो कभी पेड़ में उलझे मांझे में फंसकर किसी परिंदे की मौत। इसीलिए सरकार ने इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए साल 2010 में चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगा दिया। पर चूंकि प्रतिबंध लगने से पहले तक लोग इसे खुलेआम इस्तेमाल करते थे और ये बेहद आसानी से उपलब्ध होता था, इंस्पेक्टर पाठक का ये मानना गलत नहीं था कि ये मांझा किसी की हत्या का हथियार भी बन सकता है। इस खतरनाक मांझे के इस्तेमाल से खुले आसमान में उड़ते न जाने कितने मासूम परिंदे गंभीर रूप से घायल होते हैं। इसी के चलते एनिमल वेलफेयर से जुड़े कई एनजीओज ने इस खतरनाक मांझे के इस्तेमाल का विरोध किया है और लोगों में इसकी जागरूकता फैलाने के लिए कई अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए हैं। पर यहाँ मामला और भी ज्यादा गंभीर लग रहा था, क्योंकि ये एक इंसान की हत्या की ओर इशारा कर रहा था, जो कि एक सोची समझी साजिश लग रही थी। बाप से पैसा लड़ाओगे बेटा? बाप है तुम्हारे बाप। कमाल का पतंगबाज है। मुझे तो ऐसा लगता है सर, कहीं खून इसी ने तो नहीं किया। मुझे भी यही लगता है, लेकिन मधुसूदन का कहना है कि जिस वक्त शमशेर का खून हुआ था, यासीम उसके साथ था। इसलिए फिलहाल हम इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। हाँ चाचा जी प्रणाम। हाँ बोल। हाँ लगता है इन पुलिस वालों ने हमारे खिलाफ हथियार डाल दिए हैं। अरे हम बोले थे ना आपको कि हमें दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं जुटा पाएंगे ये लोग। और अब जब शमशेर रास्ते से हट चुका है और पुलिस का भी खतरा टल ही जाएगा, तो बेटा चढ़ा लो आस्तीन और लग जाओ काम पर। समझे? जी चाचा जी, आप देखिएगा अब हमें इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब हमें किसी से डर के या किसी से छुप के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी सपने देखे थे हमने अपने भविष्य के लिए, उन सब सपनों को हकीकत में बदलने का समय आ गया। हाँ, और जो कुछ चाहा था वो सब ऐसे मिल जाएगा, कभी सोचा भी नहीं था। 1 मिनट।
अरे बाद में ले लेना फोन। अरे पापा देखने तो दो। अरे लेकिन हाँ मंत्री जी नमस्ते। पार्टी हाईकमान का कॉल है। इधर शमशेर सिंह की मौत महज एक एक्सीडेंट बन चुकी थी, तो उधर पार्टी के हाईकमान ने शमशेर सिंह की सीट पर करुणा को इलेक्शन में खड़ा करने का फैसला किया। गर्भवती विधवा करुणा को सिंपैथी वोट मिलना तय था। हर तरफ उसकी चर्चा थी और ये बात ऑपोजिशन पार्टी को कैसे हजम होती? अगर शमशेर की हत्या एक पॉलिटिकल मर्डर था तो अब वही खतरा करुणा की जान पर भी हो सकता था। सोचा था सभी कांटे रास्ते से हट गए हैं और जीत का रास्ता एकदम साफ है, लेकिन ये करुणा नाम का बबूल पता नहीं कहां से गया चाचा जी। तो तुमने जो भी सोचा वो गलत था? गलत नहीं था चाचा जी, गलत नहीं था, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। अब कुछ और सोचना पड़ेगा, वरना ये हमदर्दी के नाम पे सारे वोट लूट कर दे जाएगी और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। बहुत कुछ किया हमने इलेक्शन जीतने के लिए, बहुत कुछ। इतनी आसानी से तो इसे नहीं जीतने देंगे चाचा जी। देखा सिंह, जो भी सोचना है जल्दी से सोच, और इस बार कुछ भी काम गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीत के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। आप अंदर नहीं जा सकते। हटो यहाँ से। हमको जो कहा गया हम कर रहे हैं। अबे देखो, हमें ज्यादा गणित मत समझाओ, समझे? क्या हुआ? आने दो इन्हें। अबे ये बेकार का शोर शराबा क्यों था? अरे तो क्या करते, वो 2 कोड़ी का गार्ड हमें रोक रहा था, कह रहा था कि तुमने मना किया। तो सही कह रहा था वो। का? अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है। आवाज नीचे करके बात करो। ये मेरा घर है और मुझे मेरे घर में और मेरी राजनीतिक जिंदगी में किसी तरह का शोर शराबा नहीं चाहिए। अब किसी की जागीर नहीं हूं मैं, जनता की सेवक हूं, इसलिए तुम मुझसे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा। करुणा, हमने साथ में जीवन बिताने के सपने सजाए थे और तुम मुझे कह रही हो कि चले जाओ। देखो शंभू, तुम्हारा मेरे साथ दिखाई देना ये मेरी पार्टी के लिए सही नहीं है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम इस्तीफा दे दो। किसी को हम पर शक भी नहीं होगा और मेरे ख्याल से यही सबके हित में सही है। देखो करुणा, तुम इस तरह मुझे अपने आप से और हमारे बच्चे से दूर मत करो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते शंभू? ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही है सही, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें कदम कदम पे हमारी ज़रूरत पड़ेगी और बहुत जल्द तुम खुद हमें यहाँ बुलाओगी, याद रखना। चलते हैं। आपको किसी पर शक है करुणा जी जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो? नहीं, मुझे नहीं पता, पर आप लोग जल्द से जल्द मेरी सुरक्षा का बंदोबस्त कीजिए। कहीं आपके पति शमशेर सिंह जी की मौत का इससे कोई तार तो नहीं जुड़ा? मैं नहीं जानती, हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपकी सुरक्षा के बंदोबस्त के लिए हमें कुछ समय चाहिए। तब तक आपको मेरी हिदायत है कि आप सावधान रहिएगा। शंभू को हर जगह तलाश लिया मैडम जी, पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है। डॉक्टर की दी हुई सारी हिदायतों का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं हम। ठीक है, रखते हैं। उधर पतंग उड़ा, उधर को शायद पकड़ो उसको। बस 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 भाई, बहुत हो गई दौड़ धूप, ओलंपिक में थोड़ी जाना है। पकड़ेगा ना तो अपने बारे में कुछ कहना है मिस्टर असीम श्रीवास्तव? अरे पहले ये घूंघट तो हटाइए।
ओहो, आप हैं। चलिए, आपकी शिकार करने वाली कला हम बाद में थाने में देखेंगे। हाँ, हमने ही मारने की कोशिश की उसे। क्या करते साहब? अरे उसके कहने पे हमने भैया जी के पैसे चुराए। यहाँ तक कि उसके कहने पे हमने भैया जी को जान से मारा। अरे और क्या करते हम? अरे प्यार करते थे उससे। और आज जब उसके सारे काम हो गए तो अपनी जिंदगी से हमें ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी। ऐसा सुलूक वो हमारे साथ कर भी कैसे सकती है? आज हमसे बढ़कर उसके लिए पैसा और सत्ता है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अरे उसके साथ और उसकी कोख में पल रहे अपने बच्चे के साथ जीवन बिताने के सपने देखे इंस्पेक्टर साहब हमने। ऐसा कैसे कर सकती है वो? अरे साहब, हमारी जिंदगी बर्बाद करके वो अपनी जिंदगी आबाद नहीं कर सकती। हाँ, शंभू ऐसा कभी नहीं होने देगा। झूठ बोल रहा है वो, ये सच नहीं है। आप ही बताइए, क्यों मारना चाहोगे मैं मेरे पति को? ये क्यों ऐसे कर रहा है? मेरे बच्चे को अपना बच्चा बताकर वो मुझ पे लांछन लगा रहा है, जबकि मैंने और मेरे पति ने हमेशा इसे एक परिवार के सदस्य का दर्जा दिया है। फिर क्यों झूठ बोल रहा है? लेकिन करुणा जी का कहना है कि तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। उनका किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारे साथ, और वो बच्चा भी तुम्हारा नहीं है। वो उनके स्वर्गवासी पति शमशेर जी का है। क्या कहना है इस बारे में? अरे झूठ बोल रही है वो साहब, दगाबाज है वो। आपको हमारी बात पे भरोसा नहीं है ना, तो ठीक है, एक काम कीजिए, आप डॉक्टर को बुला लीजिए। आजकल तो पता चल जाता है ना कि बच्चे का असली बाप कौन है। आपको उसके झूठ का और हमारे सच का पता चल जाएगा। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। रिमांड में लो इसको। करुणा जी, आपके पति शमशेर सिंह जी की हत्या के संदेह पर मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। बको। हमने तेज धार वाला चाइनीज मांझा मंगवाया और उसमें ऊपर से माहीन पिसे हुए कांच के टुकड़े पिरोए ताकि वो मांझा और भी घातक हो जाए। और फिर उसी जानलेवा मांझे से हमने भैया जी को मार दिया। और इसी तरीके से हम उस करुणा को भी मारना चाहते थे, लेकिन शायद उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन करुणा अपने ऊपर हुए हमले की रिपोर्ट लिखाने आई थी कि कोई मांझे से गला काट के उसकी हत्या कर देना चाहता है। और उसी दिन से ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था कि आखिर करुणा को ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई मांझे से गला काट के उसकी हत्या करना चाहता है। क्योंकि पतंग उड़ाते हुए किसी से गलती तो हो सकती है, पर यानी करुणा अच्छे से इस बात को जानती थी कि उसकी पति की हत्या मांझे से गला काट के की गई है। और इसका सीधा सा मतलब यह निकलता है कि करुणा या तो कातिल को जानती थी या फिर कातिल से मिली हुई थी। असीम और मधुसूदन जी का क्या है सर? नहीं, असीम और मधुसूदन जी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। करुणा ने पहले अपने पति को धोखा दिया और फिर अपने प्रेमी को भी। खतरे का जो खेल वो खेल रही थी, आखिर में वो उसी की जान पर आ गया। वो मौत से तो बच गई, पर कानून से नहीं बच सकी। इस खुलासे के बाद उसका पॉलिटिकल करियर तो खत्म हो ही गया, पर साथ ही साथ वो अपनी जिंदगी में भी कहीं की नहीं रही। मर्डर भले ही शंभू ने किया हो, लेकिन उसकी मास्टरमाइंड वही थी। इसीलिए अदालत ने उसे शमशेर की हत्या की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आईपीसी की धारा 120B के तहत 7 साल की सजा सुनाई। उसके कर्मों की सजा उसके साथ उसका होने वाला मासूम बच्चा भी भुगतने वाला था। और उसके साथ साथ शंभू को भी अदालत में चोरी, हत्या और करुणा के अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए आईपीसी की धारा 378, 302 और 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। अपने करीबी लोगों पर भरोसा करना अच्छी बात है,
पर साथ ही साथ सावधानी बरतना भी उतना ही जरूरी है। अगर शमशेर ने सावधानी बरतते हुए अपनी पत्नी ना सही पर अपने करीबी शंभू की हरकतों पर नजर रखी होती तो शायद आज वो उनकी साजिश का शिकार नहीं हुए होते। याद रखिए, किसी के मन में क्या चल रहा है ये हम नहीं जान सकते, पर सावधानी बरतकर उससे बच जरूर सकते हैं। इसलिए सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और रहे सावधान। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो